डियर स्टूडेंट, केम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। मैंने इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसलिए बोला है कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो जिस पे हम डिस्कस करेंगे ना, वो हर दूसरा तीसरा पेशेंट हमें मिलेगा। हम बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया जनरली आपने ये देखा होगा कि एनीमिया अक्सर हमें हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ फीमेल को लेकर के कुछ ज़्यादा डिस्कशन होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर ही सबसे ज़्यादा एनीमिया। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं पाया जाता, पुरुषों में, बच्चों में, सब में एनीमिया पाया जाता है, लेकिन फीमेल सबसे ज़्यादा टारगेटेड रहती है क्योंकि उसमें ब्लड लॉस के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं और बार बार ब्लड लॉस के प्रोसीजर होते रहते हैं जो कि मेल में नहीं होते हैं। मेल में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके अंदर ही हो सकते हैं। तो एनीमिया है क्या? एनीमिया अक्सर आपने एनीमिया को कि खून का कमी हो गया, ब्लड का कमी हो गया। ब्लड का कमी तो होता ही है, लेकिन ब्लड के साथ में उन सब्सटेंसेस जो कि ब्लड के मानक चिन्ह है, जो अंदर ब्लड के अंदर होते हैं, ब्लड के प्रोडक्ट होते हैं, उनमें कमी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमिया। हिंदी में इसे रक्त अल्पता बोलते हैं। इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं जाना है, लेकिन रक्त अल्पता यानी ब्लड की कमी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हीमोग्लोबिन जो है होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया है क्या? एनीमिया के अंदर जो है, ब्लड के अंदर तीन चीजें पाई जाती है जिनकी नॉर्मल से कम आंकना वो एनीमिया की रेंज के अंदर आता है। तो सबसे पहले एनीमिया जो है आरबीसी, हीमोग्लोबिन लेवल और पैक सेल वॉल्यूम। इन तीनों चीजों का कमी हो जाता है। एनीमिया जो है ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता में कमी, ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करने की क्षमता में कमी तथा निम्न पदार्थों के कम होने को दर्शाता है। निम्न में आरबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, पैक सेल वॉल्यूम हो गया। हमने यहाँ बोला था कि ऑक्सीजन की क्षमता यानी ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता किसकी है? हीमोग्लोबिन की है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है। हीमोग्लोबिन किससे अटैच होता है? आरबीसी से। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसको लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन की वजह से ही मिलता है। आगे हम और बात करेंगे पैक सेल वॉल्यूम। इन तीनों चीजों की जब हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तब जाकर के एक पेशेंट को एनीमिया होता है। नॉर्मल अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल मेल की अगर बात करें तो उसके अंदर जो होता है 14 ग्राम पर डीएल टू 18 ग्राम पर डीएल। ये जो है मेल के अंदर यानी एडल्ट अबोव 18 ईयर। यहां हम फीमेल की बात कर रहे हैं। फीमेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से 16 ग्राम पर डीएल। कंपटीशन में आए यही आंकड़े आपको बताना है क्योंकि ये सत्यापित है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इतना है मतलब इतना है। और जब भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यही आपको आंसर देना है। 12 से 16 ग्राम पर डीएल ईच 100 ml में। ये कितने में रहती है? ईच 100 ml में ग्राम पर डीएल इसका मात्रा है। ग्राम पर डेसीलीटर 100 ml को माना जाता है इसको। और अगर एनएमोल की बात करें हम तो इसका जो है 140 से 180
142 180 NMOL पर लीटर। ये और इसकी अगर हम बात करें तो 120 से 160 nmol पर लीटर। आपको दोनों में पूछ सकता है, ग्राम पर डीएल में भी पूछ सकता है और nmol पे भी पूछ सकता है, पर 100 ml पूछ सकता है, पर लीटर पूछ सकता है। आप इसको दोनों में ही बता सकते हैं। अब हम वापस आते हैं कि एनीमिया, ये तो आपका क्लियर हो गया कि एनीमिया है क्या। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे सबसे पहले बोलते हैं सीबीसी कर दो इसका। अब सीबीसी के अंदर डॉक्टर साहब देख क्या रहे हैं? सबसे पहले देखेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल। अरे भाई हीमोग्लोबिन 10 मिला, आपका पेशेंट तो एनीमिक है। अब वो किस प्रकार का एनीमिया है? एनीमिया लगभग 10 से 12 प्रकार के होते हैं, हम एक एक सब डिस्कस करेंगे। तो हर एनीमिया के लिए हर एक अलग मेडिसिन होती है। ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन लो है उसको एक ही आयरन या फोलिक एसिड या फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 की कमी से भी होता है। तो ऐसा नहीं है, हर एनीमिया के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। तो हम हर एक के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले सीबीसी के अंदर जो देखा जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल देखते ही डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई आपके पेशेंट को तो एनीमिया है। अगर 8 से नीचे है तो उसको बीटी करना पड़ेगा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। 6 या 4 है तो 6 से नीचे होता तो डेफिनेटली करना ही करना है, लेकिन 8 से नीचे तब करते हैं जब डिलीवरी होने वाली हो या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो या ड्यूरिंग सर्जरी हो, तब जाके बीटी करना पड़ता है। लेकिन अगर 6 से नीचे है तब तो उसको करना ही करना है बीटी। रीजन, अगर एनीमिया है तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी कि वो पेशेंट सरवाइव तो करेगा लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे सिम्टम, फिर हम इसका करेंगे डिस्कशन। एनीमिया को जनरली हम लोगों ने मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा है इटियोलॉजिकल। यहां हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया और दूसरा इटियोलॉजिकल एनीमिया। इटियोलॉजिकल यानी किसी कारण से एनीमिया होना, मॉर्फोलॉजिकली यानी किसी की साइज रंग के आधार पर उसको डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल की। इसमें हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। जनरली ये जो है 4 टाइप के एनीमिया होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। देखिए यहां नॉर्मोसाइटिक साइज को लेकर के, आरबीसी की साइज छोटी है या बड़ी है। नॉर्मोक्रोमिक रंग से, हीमोग्लोबिन आरबीसी का कलर कैसा है, डार्क रेड है या लाइट रेड है। लाइट रेड होगा तो हाइपोक्रोमिक होगा। फर्स्ट हो गया नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। सेकंड हम बात करते हैं मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। आप क्रोमिक से समझ लीजिए रंग, मैक्रोसाइटिक साइज बड़ी, आरबीसी की साइज बड़ी मिलेगी इसके अंदर, मैक्रोसाइटिक के अंदर। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक एंड
हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक कलर डाउन, साइज आरबीसी की साइज बड़ी रहेगी और हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो डाउन रहेगा, लाइट रहेगा, हाइपोक्रोमिक। चौथे की बात करते हैं तो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। यहां हम जितने एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप जब भी हम इसको एनीमिया को पढ़ेंगे तो इसके अंदर एटलीस्ट आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आपके घर में भी हो सकता है, आपने अपने अस्पताल में या कहीं क्लिनिकल पे आपने देखा कि ये है, ये एनीमिया मिला है। अब ये एनीमिया मिला है तो ये किस वजह से मिला है, डायरेक्ट उस पॉइंट पे ट्रीट करना। यहां हम बीच में इसको थोड़ा सा रोकेंगे। एनीमिया की जो जांच के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम करवाते हैं। कौन सा टेस्ट है? पीबीए, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। पेरिफेरल ब्लड फिल्म, इसके अंदर क्या होता है कि आपको कौन सा एनीमिया है वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा बता दिया जाता है। अब जब अगर आपको पैथोलॉजिस्ट ने बता दिया है कि कौन सा एनीमिया है तो आपके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रीटमेंट करना केवल डॉक्टर का अधिकार है, लेकिन हमारी जानकारी में होना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब हमें बताए ना बताए, लेकिन हमें ये जरूर जानकारी हो कि हमारे डॉक्टर साहब कौन से एनीमिया के लिए कौन सी मेडिसिन हमें दे रहे हैं। डेफिनेटली डॉक्टर की वजह से ही सब लोग जिंदा रहते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं तो ये पीबीएफ और हीमोग्लोबिन, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अलग अलग नाम से है, पीबीएफ को यहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं। जनरली पेरिफेरल ब्लड फिल्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजिकल एनीमिया, यानी किसी कारण से एनीमिया होना, कोई भी कारण हो सकता है। बात करते हैं पहले हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया, चोट लग गई किसी को, एक्यूट हेमरेजिक हो गया, क्रॉनिक हेमरेजिक हो गया, या किसी कारण से उसको चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, जो कि हेमरेजिक एनीमिया के अंदर आएगी। सेकंड हम बात करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, यहां क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हम बात करेंगे इसके अंदर, अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम एक ये ग्राफ बना लेते हैं पूरा इसको टाइप का। थर्ड अगर हम बात करें इसके अंदर, जैसे यहाँ हम हीमोलाइटिक एनीमिया की बात करते हैं तो हीमोलाइटिक एनीमिया को हम लोगों ने यहाँ दो छोटे छोटे पार्ट के अंदर करते हैं। इसके उदाहरण देते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जहां पे आरबीसी की साइज सी के समान हो जाती है, सिक्कल हो जाती है, बिल्कुल प्लेट की जैसी हो जाती है। और थैलेसीमिया थाईलैंड में पाया जाता है, जो आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर श्वेत और अश्वेत के बीच में युद्ध, लड़ाई। अश्वेत जो है यानी काले लोग, सांवले लोग, उन लोगों को थैलेसीमिया में भी, और भूमध्य सागरीय जगह पर थाईलैंड और भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होते हैं वहां पर थैलेसीमिया के केसेज अमूमन ज्यादा मिलते हैं। हेरिडिटरी होती हैं ये दोनों। तीसरा अगर हम बात करें यहां पे तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इतना इंटरेस्टिंग है कि जितना बार पढ़े मन होते रहेगा इसमें, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल भी तो हो रहा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल कैसे? गए हॉस्पिटल, रिपोर्ट देखी, हीमोग्लोबिन, पेशेंट हीमोग्लोबिन लो है, हीमोग्लोबिन लो है तो सीधा हमारा माइंड कहाँ घूमेगा? डेफिनेटली इसको एनीमिया है। अब यहाँ दिमाग घूमेगा कि सर ने तो इतना बताया, इसमें से कौन सा एनीमिया है? रिपोर्ट पूरा पढ़ेंगे तो पता भी चल जाएगा कि ये एनीमिया है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कौन दवाई दे रहे हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि वाह क्या बात है, ये इसमें ये दवाई चलेगी। आप खुद से जज कर पाएंगे। लिखना डॉक्टर साहब का अधिकार है, लेकिन आपकी एज जानकारी, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इतना इनको सबको जानकारी होना जरूरी है। बात करते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहां भी हम 2 पार्ट का डिस्कस करेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन और प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन हम लोग खाते हैं ना, रिच सोर्स ऑफ आयरन, जेगरी, गुड़ खाते हैं, गुड़ खाना चाहिए सबको खाना खाने के बाद में। तीसरा जो है यहां इसमें पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस, NICIOUS एनीमिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फोर्थ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चौथा अगर हम बात करें यहां, ये तो इसके पार्ट हो गए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया की, यहां हम लिख देते हैं फोर्थ हम लिख देते हैं, ये जो एनीमिया है वो है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया। यहां एप्लास्टिक एनीमिया से ये नहीं समझ लेना कि जो है बॉडी के अंदर प्लास्टिक का कमी है, नहीं, वैसे नहीं होता, प्लास्टिक का कमी नहीं है। ये अक्सर जो है रेड बोन मेरो जो है हमारा RBM, रेड बोन मेरो, वहां से RBC का प्रोडक्शन होता है। स्टेम सेल्स, रेड बोन मेरो की स्टेम सेल से RBC का निर्माण होता है। वो RBM जो है कहाँ पाया जाता है? हमारी हड्डियों के बीच के अंदर। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता है, जैसे ही नली तोड़ते हैं तो बीच के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो आपका रेड बोन मेरो है, और वहां पे RBC का निर्माण होता है। अगर उसमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। 2 प्रकार के एनीमिया होते हैं जनरली, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया और इटियोलॉजिकल एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल को साइज और कलर के आधार पे माना जाता है। साइज और कलर के आधार पे इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोपिक, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। और इटियोलॉजिकल यानी एनीमिया, यानी किसी कारण की वजह से एनीमिया होना, जिसके अंदर पहला हेमोरेजिक एनीमिया हो गया, सेकंड हेमोलाइटिक, RBC का नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, जिसके अंदर सिकल सेल, थैलेसीमिया, 2 टाइप के हो गए, यहाँ RBC डिस्ट्रॉय होती है। तीसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, ऐसा एनीमिया जो हमारे खाने पीने की कमी की वजह से होते हैं। अमूमन जनरली यही पाया जाता है, ये बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर फेरम XT एक करके टेबलेट आती है, वो यहाँ पे दी जाती है डॉक्टर के अनुसार। यहाँ हम अब इसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जैसे आयरन हम अलग बाहर से ले सकते हैं, बॉडी के अंदर भी आयरन होता है, प्रोटीन है, पर्नीशियस एनीमिया है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो एप्लास्टिक एनीमिया। अब आप कैसे पहचानेंगे कि एनीमिया है कि नहीं है, पेशेंट एनीमिक है या नहीं है? तो हम एक एक करके लक्षणों का डिस्कशन करते हैं।
कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको पूरा अलग अलग पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया की वजह से। सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। क्या होता है स्किन के अंदर? सांवले रहते हैं, रंग हल्का सा काला हो जाता है। फिर मुख, ओरल, बक्कल कैविटी, ग्रास नली, फेरिंजियल म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोसा, बक्कल कैविटी, और कंजक्टाइवा, लिप्स है, ईयर लोब्स है, पाम है, नेल बेड है। ये जो है नेल बेड, हमारे यहाँ जो नेल है इसको नेल के फोर्स जो है सरफेस को नेल बेड बोला जाता है। ये जो है जब आप इनको दबाएंगे तो इनमें येलोपन नजर आएगा। इन सब में येलो और इनका वाइटिश येलो जैसा रंग हमें दिखेगा। म्यूकोस मेम्ब्रेन है, कंजक्टाइवा है, लिप्स है, ईयर लोब्स है, पाम है और नेल बेड है। पाम जब आप ऐसे करेंगे तो आपको इस टाइप से, जो भी अगर एनीमिक पेशेंट होगा तो उसका हथेली एकदम वाइट, येलोइश वाइट दिखेगा, थोड़ा थोड़ा पीलापन दिखेगा और वाइट वाइट दिखेगा। मेरा रेड है, सबका हम रेड ही होगा, लेकिन जो एनीमिक होगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो और क्या होगा? स्किन जो है पतली हो जाएगी। दूसरा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मीन्स ऐसी स्थिति जहां से वो लौट जाए। रबर में इलास्टिसिटी होता है, खींचते हैं वापस अपने पुनः स्थिति में पहुंच जाता है, वैसे ही स्किन पतली होती है इसका, एनीमिक का। और इलास्टिसिटी, जो लचीलापन जो होता है वो उनके अंदर कम हो जाता है। दूसरा बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ जाएंगे, सफेद बाल आ जाएंगे और नाखून इजीली टूट सकते हैं। छोटा मोटा कोई काम किया, नाखून का टच किया, नाखून टूट गया। ये किसके लक्षण है? एनीमिया के लक्षण है, स्किन रिलेटेड लक्षण है। दूसरा हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी, हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी यानी इंक्रीज। आपने देखा होगा सुनते हुए कि यार इसका दिल बड़ा है, कैसे बोल देते हैं लोग, इसका दिल बड़ा है। दिल बड़ा होना मानवता नहीं है, दिल बड़ा होना बीमारी होती है। जब भी हीमोग्लोबिन किसी का लो होगा, एनीमिक पेशेंट होगा, उसमें क्या होता है? हार्ट का साइज बड़ा होगा। हार्ट का साइज जो है, साइज हार्ट फैल जाएगा उसको, नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। कार्डियोमेगेली बोलते हैं इसको। कार्डियोमेगेली एक प्रकार का बीमारी है, तो इस किसी को बोलना नहीं है अब कि तुम्हारा दिल बड़ा है, टेंशन में आ जाएगा अगर वो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहेगा तो ये जो है कार्डियोमेगेली एक तरह का बीमारी है। तो इसके अंदर क्या होगा? हार्ट की साइज बड़ी रहेगी, हार्ट का वर्क ज्यादा रहेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन भी ज्यादा रहेगा, ब्लड का फ्लो भी ज्यादा रहेगा। तो एनीमिया के अंदर जो है हार्ट बीट, कार्डिक आउटपुट है, क्योंकि ये हमारा हार्ट क्या है? बॉडी का मोटर है जो पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सप्लाई करता है। हमारे घर के अंदर पानी का मोटर क्या करता है? कोने कोने में हर जगह ब्लड का पानी का सप्लाई करता है। उसी प्रकार हमारा हार्ट भी पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई देता है, और जो सप्लाई जब जाएगा तब क्या होगा? कार्डिक आउटपुट। जब हीमोग्लोबिन लो होगा, आरबीसी का काउंट कम होगा, ये जब कम होगा तो कार्डिक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम ब्लड में पूरे बॉडी में फैलाना है। तो जब ब्लड कम होगा
तो ऑलरेडी इसको मेहनत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज, बढ़ा हुआ मिलेगा। और क्या हो सकता है, कार्डियक मरमर, मरमर, बड़बड़ाहट की, कार्डियक का बड़बड़ाहट जैसी आवाज आएगी। ब्लड का वेग बढ़ा हुआ मिलेगा, वेग बढ़ा हुआ मिलेगा। इतने सारे चेंजेस आएंगे, यानी एक एनीमिया की वजह से स्किन में भी चेंजेस आ रहे हैं, कार्डियक में भी चेंजेस आ रहे हैं, कार्डियक के वर्क में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम की, रेस्पिरेशन। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं, जो भी एनीमिक पेशेंट है, आप उसको हिस्ट्री से ही पहचान पाओगे, बिना टेस्ट की तो जरूरत है, टेस्ट तो हम लोग फाइनल डायग्नोस पे जाते हैं, लेकिन जब किसी पेशेंट की हिस्ट्री अगर आपने ईमानदारी से ले ली तो आप समझिए ना, आप 40 to 50% डिजीज आप वहीं निकाल लोगे उसका, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी ऐसे केसेज है, किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज के बारे में आप बात करते हैं, तो वहां हिस्ट्री लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब जाते हैं तो मरीज बैठ जाता है और डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ बताइए, सबसे पहले क्या बोलेंगे, बताइए। अब मरीज बोलते जाता है, बोलते जाता है, और डॉक्टर साहब बड़े आराम से उसकी बातें सुनते हैं। मरीज को भी लगता है साला मेरी बात कहीं कोई सुनता नहीं है और डॉक्टर साहब मेरी बात पूरी सुन रहे हैं, तो डॉक्टर साहब उसी में से वो बीमारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लू मिले और मैं इसको फटाक से 10 दवाई लिख दूं, या जो भी 2 3 4 जो भी है। तो हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के लिए हमने हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस किया, वो क्यों किया। जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उसके अंदर होगा क्या कि पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है हांफनी हो जाता है, मतलब हांफनी मतलब रेस्पिरेशन उसको दिक्कत होती है, वो थोड़ा काम करेगा उसको सांस फूल जाएगा, दम फूल जाएगा, तो वो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति किसमें होती है, एनीमिया के अंदर, जनरली एनीमिया के अंदर। बाकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी होगी। तो यहाँ क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर रेट और फोर्स बढ़ जाता है, लंबा लंबा सांस लेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई मिलेगी। ये आप अपने घर के अंदर माँ बहन बीवी किसी पे भी जब आप हिस्ट्री लेंगे, उनको चलते हुए अगर वो काम करते करते थक जाती है तो आप पता कर सकते हैं बिना टेस्ट के कि डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन इसका लो है, कहीं ना कहीं ये एनीमिया की तरफ जा रही है। रेस्पिरेशन रेट जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, फोर्स बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन का फोर्स बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन यानी पृथक्करण कर्व शिफ्टेड टू राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, डाइजेशन, चौथा। रेस्पिरेशन को तो अफेक्ट करेगा, डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है। आपने अक्सर अपने घर में देखा होगा या कहीं और आसपास, मरीज हमेशा आके शिकायत करता है डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है। सुबह वो काम कर रही है, सुबह उठी 5 बजे जगी हुई है, उसके बाद कंटिन्यूस काम कर रही है, 2-3 बजे तक खाना पीना कोई पता नहीं बना हुआ है, बट उसको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करेगा। क्या होता है, एनोरेक्सिया यानी लेक ऑफ एपेटाइट। भूख में कमी, भूख नहीं लग रही है, लेक ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया हो जाएगा। और क्या होगा, नोजिया, सुबह सुबह जी में चलना, उल्टी जैसा मन होता, वोमिटिंग, यहां उल्टी हो रही है, यहां उल्टी नहीं हो रही है, उबकाई आ रही है, नोजिया हो रहा। नोजिया और वोमिटिंग में अंतर है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, क्योंकि जब समय पे खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा उसको।
और ये जो है एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर मुंह में और ग्रसनी में नेक्रोटिक वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। किसके अंदर? एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। पांचवे की हम बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म। यहां मेटाबॉलिज्म जो है, अगर सीवियर एनीमिया है, इस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है जनरली पेशेंट का बढ़ा हुआ मिलेगा, केवल इसमें इतना ही आएगा। सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो रीनल का, तो रीनल के अंदर जो है रीनल के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब कर ही देगा ये पूरा। रीनल के जो फंक्शन है डिस्टर्ब। और क्या होगा? एल्बुमिनूरिया। एल्बुमिनूरिया मतलब यूरिन के साथ में एल्बुमिन का आना। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, यूरिन प्लस एल्बुमिन इज इक्वल टू एल्बुमिनूरिया, यानी यूरिन के साथ एल्बुमिन का आना। सेवंथ की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसमें? फीमेल के अंदर। महिलाओं के अंदर जो है पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जिन महिलाओं को एनीमिक है, या जो इनका हीमोग्लोबिन जो भी है एनीमिक कम, हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, तो जो या एनीमिया है, उन पेशेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है समय पर नहीं आएगा, डिस्टर्ब रहेगा। कभी कभी जो है क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, एक तो वैसे भी कम और ब्लीडिंग भी जो है इसमें ज्यादा रहेगी, जिसे हम मेनोरेजिया बोलते हैं। मेनो RHAGIA, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया को क्या बोलते हैं? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया, इस कंडीशन के अंदर जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डे का। इसके अंदर 21 to 35 डे चला जाता है। आप 21 छोड़ दीजिए, 35 याद रखिए। अब 35 डे अगर चला जाएगा तो पूरे 1 ईयर के अंदर कितना रहेगा? 8 से 10। जबकि आना कितना चाहिए? 12 से 13, लेकिन आता कितना है? 8 से 10, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फुल्ली डिस्टर्ब। यहां ओलिगोमेनोरिया का आप समझ लीजिए 35 डे से अबव होता है। मेनोरेजिया मींस हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे डिस्टर्ब रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आठवां सिम्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप और हम सब लोग इससे सुनते रहते हैं अक्सर इसके बारे में, यानी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। यहां हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है। जो एनीमिक होते हैं उनको हेडेक होता है बहुत ज्यादा, हेडेक। और क्या है? एकाग्रता की कमी, कांस्टेंट माइंड नहीं है, बोल कुछ रहा है ध्यान कहीं और है, बात खत्म हो गई फिर पूछेगा बताइए क्या बोले आप, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बेचैनी रहेगी उसको। माने इरेस्टलेसनेस। कितना छोटा है हिंदी में और बड़ा में? इरेस्टलेस होगा, मन नहीं लगेगा उसको, हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेगा, चिड़चिड़ापन।
कुछ आप अच्छे से भी बोलेंगे तब भी सामने से गोलियां ही आएगी, यानी चिड़चिड़ापन। वो जान के नहीं कर रही है, वो उससे, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, मतलब एनीमिक है तो वो उसके ये बॉडी ऑलरेडी उसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट है। किसकी वजह से? उसकी वजह से नींद नहीं आएगी, यानी इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। और क्या होगा? ठंड के प्रति, ठंड ज्यादा लगेगी इन लोगों को, जो एनीमिक है उनको ठंड के प्रति संवेदनशीलता रहेगी, और हमेशा हाँ उनको अनकॉन्शियस जैसा फील होगा, अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की स्थिति। और क्या होगा? मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, और रोगी जो है थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा। ये जो है 8 सिम्टम्स हैं। अगर हमने किसी भी पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री ली है तो डेफिनेटली हम उसमें से टेस्टिंग फाइनल रिजल्ट होता है। देखिए, हिस्ट्री अपनी जगह काम करती है और एग्जामिनेशन अपनी जगह काम करता है, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे, तो वहाँ एग्जामिनेशन में सारी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन हाँ कुछ मरीज के कुछ टेस्ट बच जाते हैं। लेकिन जब आप हिस्ट्री लेंगे तो वो उस पेशेंट की वास्तविक कंडीशन पता चल जाएगी, कितने समय से है, किस कारण से है, वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री से ही पता चलेगी। ब्लड टेस्ट में ये नहीं आएगा कि 6 महीने पहले किसी पेशेंट को हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से वो सीधा यही बता देगा एनीमिक है, हीमोग्लोबिन का लेवल 4.8, 5.8, 6.8 फलना फलना। लेकिन आप हिस्ट्री से एक सही डायग्नोस पे चले जाएंगे। तो हिस्ट्री, पेशेंट कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, आपको हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी का हम डिस्कशन हमारे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी है ये ऐसा वीडियो है कि जो हर व्यक्ति के पर्सनली काम आ सकता है, तो सबको भेजिए। थैंक यू।